हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन में। अब तक हमने पिछले 2 लेक्चरों में क्वेश्चन नंबर 5 तक अनसोल्ड कंप्लीट कर लिया। हम पढ़ रहे हैं 2019 का अनसोल्ड सेट नंबर 3, ठीक है। और जो सेट का नाम है वो है 340 FF। अब तक हमने 2 लेक्चरों में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और जो हमारा खंड है ये वाला क्वेश्चन शुरू होगा। अब तक जो पिछले लेक्चर में आपने जो लेक्चर नंबर 2 में देखे थे वे सभी थे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। उससे जो पिछले थे वे 2 नंबर और 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे पहले लेक्चर के अंदर। दूसरे लेक्चर में 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे। आज हम पढ़ेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है जितने नंबर के क्वेश्चन होंगे उतना ही ज़्यादा उनके अंदर लिख करके आना है, ठीक है। और ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख दिया, जो रिलेटिव है क्वेश्चन से संबंधित जो भी है वही लिखना है, ठीक है। ये फिजिक्स है, फिजिक्स में यदि आप रिलेटिव चीज़ें ही लिखोगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि पेपर ही लिख देंगे, तो पेपर लिखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जितना इसमें दिया गया है, जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही लिखना है, ना तो ज़्यादा और ना ही कम, ठीक है। अब ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसमें भी जितना पूछा गया है केवल उतना ही लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 6, खंड है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए। यानी इसमें यंग के प्रयोग का सिद्धांत बताना है हमें। और लिखा है फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। जब फ्रिंज बनती है तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारा यंग का द्विक्षेत्र प्रयोग, ठीक है। इसमें लिखा है प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए यंग का द्विरेखा छिद्र या इसी को बोलते हैं द्विस्लिट या इसी को बोलते हैं द्विछिद्री का प्रयोग। इसमें क्या करा था, इसमें लिखा है सर थॉमस यंग ने प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण की व्याख्या द्विरेखा छिद्र प्रयोग से की, ठीक है। इस प्रयोग में यंग ने 3 पर्दे कैपिटल P, Q व R लिए। ये एक पर्दा है P और ये दूसरा पर्दा है Q और ये तीसरा पर्दा है R। ये 3 पर्दे लिए, ठीक है। फिर लिखा है P व Q एक दूसरे के कुछ पास, जो P और Q है एक दूसरे के P पर्दा और Q पर्दा एक दूसरे के क्या है पास है। और जो R है ये P और Q की तुलना में क्या है एक दूसरे से थोड़ी सी क्या है दूर है। तो ये वाला पर्दा जो है Q और ये R है, इन दोनों के बीच की दूरी पर्दे P और Q के बीच की दूरी की तुलना में क्या है ज़्यादा है। तो ये लिखा है इसमें जो पर्दा P और Q है वे एक दूसरे के कुछ पास है तथा पर्दे Q व R कुछ अपेक्षाकृत पर्दे P व Q की अपेक्षा दूर दूर रखे है स्थित है। लेकिन पर्दे P में एक रेखा छिद्र है। जो पर्दा P है आपका ये वाला पर्दा, इसमें क्या है एक रेखा छिद्र है S, ठीक है। इसमें एक रेखा छिद्र है। फिर लिखा है इसमें तथा पर्दे Q में रेखा छिद्र S के समांतर 2 अन्य रेखा छिद्र S1 व S2 होते हैं। यानी इसके समांतर, ये क्या है समांतर है, ये एक रेखा छिद्र है, ये भी 2 रेखा छिद्र है पर समांतर है, ठीक है। इससे जितनी ऊपर आप S1 छिद्र करोगे उतनी ही नीचे सेम दूरी पे S2 छिद्र भी करना है, ठीक है। यानी जो छिद्र है आपका, छिद्र कौन सा है, छिद्र है S जो पर्दे P के अंदर है। तो पर्दे P के अंदर जो छिद्र S है इससे समान दूरी पे ऊपर और नीचे, ठीक है। जितनी दूरी आप ऊपर लोगे उतनी दूरी नीचे भी लोगे। और पर्दे Q में 2 छिद्र कर देंगे S1 और S2, ठीक है। S1 और S2 जो छिद्र होते हैं उनके बीच की दूरी मानते हैं हम D। वो जब डेरिवेशन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। फिर इसमें लिखा है S1 व S2 होते हैं जो रेखा छिद्र S के ऊपर नीचे पर्दे Q पर समान दूरी पर स्थित है। लिखा ना, जो S के दोनों ओर ऊपर नीचे समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। फिर लिखा है पर्दे R पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। जो पर्दा R है इस पर क्या मिलते हैं, व्यतिकरण मिलता है हमें। व्यतिकरण की घटना होती हुई किस पर दिखाई देगी, पर्दे R पे दिखाई देगी, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, जब पर्दे P के रेखा छिद्र S पर एक वर्णी प्रकाश डाला जाता है। तो इस पर क्या कर रहे हैं हम, एक वर्णी प्रकाश इस तरीके से डाल लेंगे। ये कौन सा प्रकाश है, एक वर्णी प्रकाश डाला जाता है। तो देखिए क्या लिखा है फिर, तो वह प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। यानी ऐसा लगता है कि प्रकाश इसी से निकल के चल रहा हो। जैसे इस पर एक वर्णी प्रकाश डला छिद्र S पे, तो इससे क्या होगा, प्रकाश इस तरीके से निकल के चलेगा कि चारों दिशाओं में लगातार फैलता हुआ चला जाएगा। इससे प्रकाश इस तरीके से सभी दिशाओं में निकलता हुआ प्रतीत होगा। अभी जो प्रकाश है ये किस पे गिरेगा, छिद्र S1 पे गिरेगा और छिद्र S2 पे गिरेगा, ठीक है। यानी जो प्रकाश यहाँ से अंदर एंटर करा था वही प्रकाश आपका छिद्र S1 और छिद्र S2 पे जाके गिरेगा। अब इससे भी क्या होगा, इससे प्रकाश इस तरीके से निकलेगा सभी दिशाओं में, छिद्र S1 से भी और छिद्र S2 से भी निकलेगा, ठीक है।
और ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाएंगे, और क्रॉस करते हुए जा करके जिस भी पॉइंट पे ये हमें मिलते हुए प्रतीत होगी, जहाँ हमें चमक दिखाई देगी वहाँ बनेगा दीप्त फ्रिंज, और जहाँ हमें चमक नहीं दिखाई देने की, जहाँ हमें डार्क अंधेरा दिखाई देगा वहाँ बनेगा अदीप्त फ्रिंज। तो दो प्रकार के फ्रिंज बनते हैं, एक दीप्त फ्रिंज बनता है और एक अदीप्त फ्रिंज बनता है, और ये किस पे बनते हैं, पर्दे आर पे बनते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि वह प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। वह कौन, यानी छिद्र एस किसकी तरह कार्य करता है, प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो फिर इसमें लिखा है इससे द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलकर पर्दे क्यू के रेखा छिद्रों S1 व S2 पर गिरती है। ठीक है, इससे जो तरंगिकाएँ निकलेगी वो S1 और S2 पर जा करके गिरेगी। फिर लिखा है जिससे ये दोनों रेखा छिद्र भी प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करते हैं। यानी ये दोनों भी कैसे कार्य करेंगे कि ये भी खुद एक क्या है, प्रकाश स्रोत की तरह ही कार्य करेंगे। फिर लिखा है और इनसे उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण के फलस्वरूप पर्दे आर पर दीप्त व अदीप्त फ्रिंज बनती है। इनका क्या होगा, अध्यारोपण का मतलब क्या होता है, प्रकाश किरणें एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, अध्यारोपित हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पर्दे आर पे हमें फ्रिंज प्राप्त होगी। कौन कौन सी, दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज। जहाँ हमें चमक दिखाई देगी वहाँ बनती है दीप्त फ्रिंज, और जहाँ हमें चमक नहीं दिखाई देने की, जहाँ पर अंधेरा सा होगा उसे फ्रिंज को बोल लेंगे हम अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, और फ्रिंजों की आकृति कैसी होती है, अति प्रबलाकार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। जो फ्रिंज बनती है व्यतिकरण के प्रयोग में जो फ्रिंज बनती है उनकी आकृति कैसी होती है, उनकी आकृति होती है अति प्रबलाकार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, इसके बाद कहा था कि जो फ्रिंज चौड़ाई होती है ये तो था इसका प्रयोग, जो इन्होंने पूछा था कि क्या पूछा था, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, इसके बाद था इसमें फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र देखते हैं भैया। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इससे पहले ये बात हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि ये वाली बात हमने पढ़ ली, इसके बाद ये फिर दोबारा से स्लाइड आ गया था। इसके बाद देखिए डेरिवेशन है, डेरिवेशन में क्या लिया हमने, पर्दा पी लिया और पर्दा क्यू लिया और पर्दा आर लिया, ये तीन पर्दे ले लिए। जो पर्दा पी था उसमें एक रेखा छिद्र था एस, ठीक है, रेखा छिद्र एस है, और जो पर्दा क्यू था उसमें दो रेखा छिद्र S1 और S2 थे। ठीक है, अब इन हमने क्या दिखाया, जो S1 है उससे प्रकाश तरंग चली, ठीक है, इस तरीके से, और जो S2 था उससे भी प्रकाश तरंग चली। ठीक है, और ये कहीं जो पर्दा आर था उस पर जा कर के मिले पॉइंट पी पे। किस पे मिले भाई, पॉइंट पी पे। तो पॉइंट पी हमने मान लिया कैसी फ्रिंज है, दीप्त फ्रिंज है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, चमक होगी। ठीक है, तो ये कैसी फ्रिंज है, दीप्त फ्रिंज। और जो बीच में है, बीच में ये जो इस तरीके से सिद्धि जारी है, ये इसे बोलते हैं केंद्रीय फ्रिंज। ठीक है, तो S1 छिद्र और S2 छिद्र के बिल्कुल मिडिल में पर्दे आर पर बनती है, उस फ्रिंज का नाम क्या होता है, केंद्रीय फ्रिंज। तो अब हमें देखनी है केंद्रीय फ्रिंज से, सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय फ्रिंज से ये जो हमारी दीप्त फ्रिंज बनी है इसकी दूरी कितनी है, x, यानी सबसे पहले हम निकाल लेंगे x कितनी है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, S1 से S2 P पर थीटा कोण बनाते हुए S1A लंब डाला है। यानी इसमें क्या करा हमने, ये जो चित्र है इस चित्र में हमने क्या करा भाई, एक लंब डाल दिया। लंब कैसे डाला, लंब डाल रखा है ये S1 से। ठीक है, किस पर लंब डाला, इस पर डाला S2P, जो S2P लेने इस पर एक लंब डाल दिया, कितने के एंगल पे, थीटा के एंगल पे। तो यहाँ पे जो इसमें कोण बनेगा, कहाँ पे, ये जो कोण बनेगा ये वाला, ये क्या होगा, 90 डिग्री का, इसीलिए इसे बोल रहे लंब। ठीक है, ये किस पे डाला, थीटा के एंगल पे। जितना एंगल यहाँ पे बनेगा थीटा, उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा आपका थीटा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद इसमें क्या लिखा है, इस प्रकार त्रिभुज PCO तथा त्रिभुज S1 S2A समकोणीय त्रिभुज होगी। यानी जो त्रिभुज है आपका PCO और त्रिभुज S1 S2A कैसे होगी, समकोणीय त्रिभुज होगी। इसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, अतः शर्त के अनुसार समकोणीय त्रिभुज का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे त्रिभुज जिनके सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज और जिनकी सभी लगभग कोण जब बराबर होते हैं तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं हम सर्वांग समत्रिभुज या समकोणीय त्रिभुज। तो जो समकोणीय त्रिभुज है उसकी शर्त होती है कि पहले त्रिभुज का लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर होता है पहले त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार। तो देखिए इसमें क्या करा हमने, सबसे पहले हमने लिख दिया ये जो है हमारा त्रिभुज कौन सा है, PCO त्रिभुज है आपका PC और O, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, PCO। इस वाले त्रिभुज में हमने क्या करा, दूसरा त्रिभुज लिया S1 S2 और A, ये वाला त्रिभुज है छोटा सा S1 S2 और A। ठीक है, इसमें ये वाला कोण थीटा का है, ये वाला कोण भी थीटा का है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का, तो इसमें भी अंदर का एंगल कितना है, 90 डिग्री का। जो तीसरा कोण बचा ये वाला कोण भी कैसा होगा, आपस में बराबर होगा। तो ऐसे त्रिभुज कहलाएगा होगा समकोणीय त्रिभुज। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसके बाद हमने लगाया समकोणीय त्रिभुज के लिए शर्त होती है इसका जो लंब है, लंब ये होगा। ठीक है,
लंब होगा इसका ये वाला S2A। S2A जो होता है इसका लंब, क्योंकि थीटा के सामने वाला जो भी कोण होता है वो क्या कराता है इसका लंब। ठीक है, तो थीटा के सामने कौन सी भुजा है भाई, थीटा कोण ये है, थीटा के सामने भुजा है आपकी ये वाली, तो ये क्या होगा S2A। ठीक है, और इसका लंब क्या होगा त्रिभुज का PC, और O का क्या होगा थीटा के सामने वाली भुजा। तो देखिए इसमें थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी, यहाँ पर बनना है एंगल थीटा। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा आपकी कौन सी आई PO। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है PO। तो यहाँ पे हमारी भुजा आ गई PO, यानी हमने पहले त्रिभुज का लंब ले लिया S2A और दूसरे त्रिभुज का लंब ले लिया PO। अब देखेंगे हम जो हमारा पहला त्रिभुज है, पहले त्रिभुज का कर्ण कह दो या आधार कह दो। ठीक है, तो इसका जो कर्ण है, कर्ण कौन सा है, कर्ण है इसका S1 S2, तो ये लिख दिया S1 S2। और इसका कर्ण क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। ठीक है, तो देखिए इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा देखते हैं कौन सी है। एक मिनट मैं इसकी ज़रा सफाई कर दूँ। तो देखिए इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज है आपका PCO। ठीक है, PCO में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है PC। तो बटे में हम क्या लिखेंगे भाई, बटे में लिख दिया PC कह दो या CP कह दो। ठीक है, या तो PC कह दो या CP कह दो। तो इसके बाद देखिए इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, इसके बाद लिखा है CP। यदि आपको CP निकालना है, CP क्या है कर्ण, त्रिभुज में CP क्या है कर्ण है। तो अब यदि हमें इसे कर्ण को निकालना है तो देखिए कर्ण को हम कैसे निकालते हैं, ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका लंब, और ये वाली भुजा क्या होगी आपकी आधार। ठीक है, ये है आपका लंब, ये है आपका आधार, और ये क्या है कर्ण। तो यदि हमें कर्ण निकालना है CP, तो CP बराबर क्या होगा PO का वर्ग जमा इसका CO का वर्ग, तो वो भी किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ कर रखी है। तो देखिए इसमें क्या करा इन्होंने, डायरेक्ट इसका वैल्यू भी रख दिया। अब देखते हैं इसका एक बार वैल्यू क्या है। तो जो वैल्यू है इसका जो वैल्यू है आपका PC का वैल्यू क्या है x। ठीक है, और जो CO है, CO का वैल्यू क्या है, ये दूरी। ठीक है, जो पर्दा आपका P है, जो Q है और R है, इसके बीच की दूरी क्या मान लिया कैपिटल D। तो हम क्या लिखेंगे x का स्क्वायर जमा D का स्क्वायर, वो भी किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। यदि हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, CP का मान निकालना है। तो देखिए हमने क्या करा यहाँ पे, इसमें यही कर रखा है, हम CP का वैल्यू निकाल ले तो अंडर रूट में क्या रख देंगे x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब लिखा है x स्क्वायर जो है वो D स्क्वायर की तुलना में कैसी है, बहुत छोटी है, और छोटी वैल्यू का यदि हम वर्क करेंगे तो और भी छोटा मान होगा। तो इसीलिए हम इसे क्या कर देंगे, x स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो अंदर क्या बचेगा, रूट में D स्क्वायर, और तो D स्क्वायर का बाहर क्या आ जाएगा D। तो यानी हमारा CP का वैल्यू क्या आ गया D। अब हम यहाँ पे ये जो समीकरण है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए OP का वैल्यू कितना था, चित्र में जो OP है, OP का वैल्यू कितना है OP, यानी O से और P तक की दूरी क्या है x। ठीक है, इसके बाद S1 और S2 की दूरी कितनी है D। ठीक है, S2A ये होता है पथांतर, पथ का अंतर। ठीक है, यानी हमने क्या करा, इससे इस पर लंब डाल दिया तो ये बन जाता है हमारा पथ अंतर, क्योंकि ये वाला जो लाइन है और ये वाला लाइन है अब क्या है बराबर। ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन इसमें फालतू थी तो इसके लिए हमने क्या करा, इस पर लंब डाल दिया, तो इतना हिस्सा क्या करा होगा हमारा पथांतर। इसे बोलते हैं पथ का अंतर यानी पथांतर। तो हम इसमें से पथांतर निकाल ले, तो पथांतर हम निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमने S2A को तो अलग कर लिया। ठीक है, और PO हमारा कितना आया था x, S1 S2 कितना था D, और हमने CP अभी निकाला था किसके बराबर आया था, कैपिटल D के बराबर। तो यदि हमें यहाँ से S2A निकालना है तो S2A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x के गुणा ऊपर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा S2A बराबर स्मॉल x इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये क्या आ गया हमारा पथ अंतर। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है इसमें, इससे क्या लिखा है S2A S1P व S2P के बीच पथांतर है। ठीक है, वही बात बताई इन्होंने, जो S2A है वो आपका S1P और S2P के बीच की जो रेखा है उनके बीच क्या है पथांतर। तो यानी इसे हम S2A को क्या लिख सकते हैं, पथांतर। तो पथांतर क्या आ गया हमारा XD अपॉन कैपिटल D। इसे मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या लिखा है, यदि हमें दीप्त फ्रिंज के लिए निकालना है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति में यदि जो P पॉइंट है उस पर कौन सी फ्रिंज बन रही है, दीप्त फ्रिंज। तो यदि P पर बनने वाली फ्रिंज दीप्त फ्रिंज हो तो दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर होता है m लैम्बडा, यानी हम पथांतर की जगह यहाँ पे इस पथांतर की जगह क्या लिख सकते हैं, m लैम्बडा लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी दूरी आई थी हमें क्या निकालनी थी भाई, फ्रिंज की स्थिति कहाँ बनना है, केंद्रीय फ्रिंज से जो हमारी दीप्त फ्रिंज थी वो कहाँ बननी थी P पे, और ये वाली दूरी हमने क्या बननी थी x। तो हमें क्या निकालना है अब यहाँ से x। तो देखिए हम क्या करेंगे, x को अलग कर लेंगे, x को अलग करने के लिए D की गुणा हम ऊपर कर देंगे और स्मॉल d की गुणा नीचे, यानी स्मॉल d नीचे चला जाएगा और कैपिटल D आपका ऊपर आ जाएगा। तो यानी हमारी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा x बराबर m कैपिटल D लैम्बडा अपॉन
डी। ठीक है, ये क्या आ गया हमारी केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखना था, इसके बाद हमें देखना था फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है। तो देखिए फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा आपकी सबसे पहले याद होनी चाहिए। देखिए फ्रिंज चौड़ाई में क्या लिखा है, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, और इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी दो लगातार दीप्त फ्रिंज या दो लगातार अदीप्त फ्रिंजों की जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, तो जो हमारा पर्दा था अभी आपने देखा है, इसके प्रयोग में पर्दे पे एक बार क्या था, एक बार बननी थी दीप्त फ्रिंज यानी ब्राइट बी, एक बार बननी थी डार्क यानी डी, फिर क्या बननी थी ब्राइट यानी बी। तो दो लगातार दीप्त फ्रिंज यानी ये जो है दो लगातार, ये क्या है दीप्त फ्रिंज, तो इनके जो बीच की दूरी होगी इसकी और इसकी बीच की दूरी क्या कहलाएगी आपकी, फ्रिंज चौड़ाई। या दो लगातार अदीप्त फ्रिंज, इसके ऊपर क्या बनेगा, इसके ऊपर बनेगा डार्क। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डार्क से डार्क तक की जो दूरी होगी वो भी क्या कहलाएगी, फ्रिंज चौड़ाई। दो लगातार दीप्त फ्रिंज या दो लगातार अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, एम बी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। यदि हम एम बी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी देखेंगे तो हमने अभी निकाला था, तो केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का फॉर्मूला था एक्स बराबर एम कैपिटल डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। अब हम किसके लिए ले, एम बी फ्रिंज के लिए, तो बेस में क्या लिख देंगे, बस एम लिख देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा एक्स एम बराबर एम इंटू कैपिटल डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। यदि हम उससे अगली फ्रिंज, मान लें यहाँ पे तो हमारी बन रही भाई एम में दीप्त फ्रिंज, यदि उससे अगली बनेगी तो एम प्लस वन हो जाएगी, क्योंकि इससे अगली फ्रिंज यानी दो लगातार फ्रिंज है, तो यहाँ पर एम है तो एम से आगे क्या होगी एम प्लस वन, उससे आगे क्या होगी एम प्लस टू, उससे आगे क्या होगी एम प्लस थ्री। तो हमें तो केवल इन दोनों के बीच की ही दूरी देखनी है कितनी है, वही क्या होगी हमारी फ्रिंज चौड़ाई। तो इससे आगे की जो दूरी होगी उसे हम क्या लिखेंगे भाई, उसे हम लिखेंगे एम प्लस वन भी दीप्त फ्रिंज। तो यही कर रखा है हमने। इससे बाद में लिखा चूँकि एम प्लस वन भी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी कितनी होगी, बस बेस में क्या लिख देंगे एक्स और एम प्लस वन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा एम प्लस वन कैपिटल डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो बीच की दूरी का मतलब क्या है, दोनों क्या कर देंगे हम अंतर, क्योंकि ये दूरी कहाँ से थी, ये दूरी थी आपकी केंद्रीय फ्रिंज से। देखिए इस तरीके से थी केंद्रीय फ्रिंज से, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है आपका पर्दा कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ पे कोई हमारी केंद्रीय फ्रिंज है कैपिटल ओ इस वाले पॉइंट पे, इससे आपको एक फ्रिंज मिली यहाँ से यहाँ तक एक्स एम। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको फ्रिंज मिली कौन सी, एक्स एम प्लस वन। ठीक है, तो यदि आपको इन दोनों के बीच का अंतर देखना है, इन दोनों के बीच का अंतर, तो क्या करेंगे, ये जो पूरी दूरी है, ये पूरी दूरी कितनी है एक्स एम प्लस वन, और ये दूरी कितनी है एक्स एम। तो इस पूरी दूरी में से ये नीचे की दूरी हम क्या कर देंगे माइनस, ये निचले वाली दूरी क्या कर देंगे माइनस। तो यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एम। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया ना, घटा दिया। आगे समझ में क्यों घटाया भाई, क्योंकि हमें दोनों फ्रिंजों के बीच की दूरी ही देखनी थी, वही क्या होती है फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा है ना, माइनस कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या बचता है इसमें, माइनस करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत बार पेपर में आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आता है, इसका वैल्यू था एम प्लस वन कैपिटल डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, और इसका वैल्यू कितना था एम कैपिटल डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो इनमें हमने क्या करा, अंदर इसकी गुणा कर दिया, ये जो डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी इसकी एक बार एम से गुणा करा और एक बार एक से गुणा कर दिया। तो ये आ गया आपका एम कैपिटल डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी और प्लस डी कैपिटल डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी और माइनस, क्योंकि यहाँ क्या था माइनस था, एम कैपिटल डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर आपकी वैल्यू बच जाएगी बस कैपिटल डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। यही क्या होती है फ्रिंज चौड़ाई। इसे किससे लिखते हैं हम, डब्लू से। यही हमसे पूछा था कि फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, चाहे अदीप्त फ्रिंज हो चाहे दीप्त फ्रिंज हो, दोनों के लिए वैल्यू सेम ही आता है। हमने किसके लिए निकालना है, दीप्त फ्रिंज के लिए। यदि आप अदीप्त फ्रिंज के लिए निकाल लोगे तो भी वैल्यू यही आएगा। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी। तो फ्रिंज चौड़ाई दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, उसके लिए क्या आता है, इसका वैल्यू डब्ल्यू बराबर कैपिटल डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। और कैपिटल डी क्या है, पर्दे क्यू और आर के बीच की दूरी। लैम्बडा क्या है, एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। और स्मॉल डी क्या है, दोनों छिद्रों यानी S1 और S2 के बीच की दूरी, ऐसे बोलते हैं स्लिटों के बीच की दूरी, या ऐसे बोलते हैं रेखा छिद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है छठे का अथवा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, स्मॉल a1 तथा स्मॉल a2 आयामों तथा समान आवृत्ति के तरंग के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी
तरंग के आयाम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जहाँ फाई तरंग के बीच कलांतर है। यानी फाई दिया है आपको तरंगों के बीच का कलांतर, और कहा है हमें स्मॉल a1 और स्मॉल a2 आयाम तथा समान आवर्ती की तरंगों के अध्यारोपण से जो तरंग बनेगी उसके लिए हमें परिणामी आयाम का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, व्यतिकरण में परिणामी आयाम का व्यंजक। इसमें क्या लिखा है, माना किसी माध्यम में एक ही आवर्ती की दो सरल आवर्त परगामी तरंगे जिनके आयाम स्मॉल a1 व स्मॉल a2 है एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि किसी क्षण स्मॉल t पर माध्यम के किसी बिंदु पर इन तरंगों के कारण कण के विस्थापन क्रमशः स्मॉल y1 व स्मॉल y2 तथा तरंगों के बीच कलांतर फाई है तब, तो यानी इसमें हमने मान लिया दो तरंगे हैं और वे एक ही दिशा में समान चाल से चल रही और उनकी आवर्ती भी क्या है, एक ही है। लिखा है साफ साफ एक ही आवर्ती की तरंगे हैं। ठीक है, जब वे इस तरीके से समान चाल से चलेगी तो एक पॉइंट पे क्या होगा, वे आपस में मिल जाएगी। ठीक है, तो इनके अध्यारोपण से एक नई तरंग बनेगी। तो उनका जब अध्यारोपण होगा तो उसमें हमें जो नई तरंग है उसका आयाम बताना है। ये वाली जो तरंग है हमारी पहली, इसका आयाम है a1, इसका आयाम है a2। ठीक है, और इसके लिए विस्थापन है y1 और इसके लिए विस्थापन है y2। आवर्ती दोनों क्या है, समान है, और आवर्ती जब समान है तो इसमें कहा है इनकी चाल भी समान है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में सरल आवर्त परगामी तरंग। सरल आवर्त परगामी तरंग का फॉर्मूला होता है y बराबर a साइन ओमेगा t। यदि आप पहली तरंग के लिए लोगे तो पहली तरंग के लिए विस्थापन क्या होगा आपका, पहली तरंग के लिए विस्थापन होगा y1 बराबर स्मॉल a1 साइन ओमेगा t। ठीक है, और दूसरी तरंग के लिए होगा y2 a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। प्लस फाई का मतलब क्या है, आपकी जो दूसरी तरंग है वो कला में, यानी कला में जो हमारी पहली तरंग है उससे कितनी आगे है, फाई आगे है। इसलिए उन्होंने भी साफ साफ कहा है क्वेश्चन में कि फाई क्या है, जो कलांतर है। यानी जो दो तरंगे हैं उनमें से जो एक तरंग है, कोई भी एक तरंग, वो क्या है, एक दूसरी तरंग से क्या है, कलांतर में आगे है। ठीक है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लिख दिया, फाई। यदि आप इसके साथ लिखोगे फाई तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई इसी के साथ लिख लो, तो हमने दूसरी वाले के साथ लिख दिया फाई। ठीक है, इसके बाद हमें यदि नेट देखना है तो नेट में क्या होगा भाई, अभी दोनों तरंगे एक साथ मिलेगी तो नेट विस्थापन यहाँ पे क्या होगा, y1 प्लस y2। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, कैपिटल Y या y के बराबर ही होगा। तो यहाँ लिखा अतः उस बिंदु पर कण का परिणामी विस्थापन जहाँ पे आपस में मिली है। ठीक है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, स्मॉल y बराबर स्मॉल y1 प्लस स्मॉल y2। ठीक है, y1 का वैल्यू क्या था, a1 साइन ओमेगा टी, इसका वैल्यू क्या था, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब हमने क्या करा, ये जो हमारा फार्मूला था, इस वाले फार्मूले में हमने ये जो फार्मूला लिखा है ये वाला, यह है साइन a प्लस बी का फार्मूला। तो साइन a प्लस बी का फार्मूला हमने खोल दिया, आगे की वैल्यू ऐसी रखी हमने, a साइन ओमेगा टी और ये a2 ऐसे कैसे। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फार्मूला खोल दिया साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। यानी इसमें क्या करें हम, इसे मान लेंगे a, ठीक है, और इसे मान लेंगे b। ठीक है, तो हमारा फार्मूला होगा साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, ये वाला वैल्यू हमारा आ जाएगा। अब हमने क्या करा, ये जो a2 है इसकी अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, इसके अंदर इसमें गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी कोस फाई। इसकी इस वाले में गुणा कर देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, a2 कोस फाई साइन ओमेगा, सॉरी a2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करा भाई, साइन साइन वाले एक साथ ले लिए। ठीक है, यानी जो फाई वाले थे वे एक साथ ले लिए और ओमेगा टी वाले अलग कर लिए। तो देखिए अब हमने क्या करा, इन दोनों में से ये जो हमारा ऊपर का वैल्यू लिखा है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन है। यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, तो इन दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, केवल a1 ये बच गया। यहाँ पे क्या बचेगा, a2 कोस फाई, तो यहाँ पे बच गया a2 कोस फाई, और ये साइन ओमेगा टी हमने बाहर लिख लिया। और ये वाली वैल्यू जो हमारी थी, ये वाली वैल्यू हमने ऐसी की ऐसी यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने ऐसे की ऐसी यहाँ पे लिख दी, क्या था, a2 कोस ओमेगा टी और साइन फाई। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, माना a1 प्लस a2 कोस फाई बराबर क्या है, a कोस थीटा, और a2 साइन फाई क्या है, a साइन थीटा। यानी ये वाली जो वैल्यू पूरी की पूरी जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है, ये वाली वैल्यू, इसे हमने क्या मान लिया, इसे मान लिया a कोस थीटा। और जो ये वाली वैल्यू आपकी लिखी है, ये वाली, ये a2 और साथ में ये वाली वैल्यू साइन फाई, इसे हमने क्या मान लिया, इसे मान लिया a साइन थीटा। ठीक है, और इसे मान लिया समीकरण फर्स्ट, इसे मान लिया समीकरण सेकंड। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने वैल्यू माननी है, यानी a1
प्लस A2 कोस फाई, इसकी जगह हम क्या रख देंगे A कोस थीटा, और A2 साइन फाई इसकी जगह क्या रख देंगे A साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर रख दिया इस वाली वैल्यू में, ये जो हमारा वैल्यू है इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह हमने क्या रख दिया भाई A कोस थीटा, और इंटू में क्या बचेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, और जो A2 साइन फाई है इसकी जगह रख दिया A साइन थीटा, और इंटू में क्या बचेगा ये वाली वैल्यू कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से जो कॉमन है हमने कॉमन ले लिया। कॉमन क्या था भाई, ये जो आगे है यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी है, इन दोनों में से A कॉमन ले लिया। तो जब हम A कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा आपका ये वाला वैल्यू, यानी कोस थीटा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे साइन थीटा कोस ओमेगा टी। ये फिर से किसका फॉर्मूला था, ये फिर से था हमारा साइन A प्लस B का फॉर्मूला, ठीक है। ये अंदर लिख दिया हमने साइन ओमेगा टी और कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी और साइन थीटा, ये तो हमने फार्मूला खोला था। एक बार देखिए ये जो ओमेगा टी है किसके साथ आ रहा है साइन के, एक बार किसके साथ आ रहा है कोस के, एक बार ये थीटा किसके साथ है कोस के, एक बार किसके साथ है साइन के, ऐसे ही वहाँ हो रहा था। यानी हम इसे फॉर्मूलों की एक साथ इकट्ठा करके लिख सकते हैं, इस वाई बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यदि इसका फॉर्मूला खोल लोगे तो फॉर्मूला यही वाला बनने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे एक साथ इकट्ठा करके लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या लिखा, इसमें लिखा समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर। ये हमारा वास्तव में क्या है, यह है परिणामी विस्थापन। यदि आपसे परिणामी विस्थापन पूछते हैं तो यहाँ तक डेरिवेशन करके छोड़ना है, परंतु उन्होंने क्या पूछा था परिणामी आयाम। तो देखिए परिणामी आयाम के लिए हमने क्या करा, जो आपकी समीकरण 1 और जो समीकरण 2 आई थी, तो देखिए समीकरण 1 कौन सी थी, एक बार देखते हैं इसे। समीकरण 1 थी आपकी ये वाली थी समीकरण 1, और ये वाली थी समीकरण 2। इन दोनों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों तरफ से और जोड़ देंगे। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होगा पूरे का, ठीक है, और इसका वर्ग होगा पूरे का, और इधर इसका भी वर्ग होगा और इधर इसका वर्ग होगा। बराबर बराबर वैल्यू दोनों जुड़ जाएगी, और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली बात देखिए यहाँ कर रखा है इन्होंने, यानी हमने जोड़ दिया ये। अब देखिए इन्होंने इसमें क्या करा भाई, यदि आप सोच रहे होगे कि ये A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कहाँ से आ गया, तो ये वाली वैल्यू तो इन्होंने एक साथ आगे लिख लिया, और ये वाली वैल्यू दोनों एक साथ इधर लिख दिया और इसे इधर लिख दिया। बराबर में है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई सी आगे लिख दो कोई सी पीछे लिख दो, ठीक है। तो हमने लिखा A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पहले हम इसका वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर इसके बाद वाली जो समीकरण है दूसरी समीकरण, इसमें इसका वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका वर्क करेंगे, ये होगा आपका A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2A1 A2 कोस फाई, क्योंकि हमें क्या होगा A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, और फिर जमा ये क्या होगा आपका, जमा होगा ये A स्क्वायर A2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या है फाई, A2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रखा है, इसमें हमने दोनों तरफ से इनमें क्या है A स्क्वायर कॉमन है, A स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इनमें क्या कॉमन था, इनमें से हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों वैल्यू में से इस वाली वैल्यू में से और इस वाली वैल्यू में से हमने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया भाई, इस वाली वैल्यू में से और इस वाली वैल्यू में से कॉमन ले लिया A2 स्क्वायर। जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर फाई और कोस स्क्वायर फाई, लिख दिया साइन स्क्वायर फाई और कोस स्क्वायर फाई। ये वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी है 2A1 A2 कोस फाई, और ये वाला जो A1 स्क्वायर है ये ऐसा कैसे ही बचा हुआ है, ठीक है। ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसकी जगह 1 लिख दोगे, 1 की गुणा स्क्वायर से करोगे कुछ नहीं फर्क पड़ने का, ठीक है। और इस वाले पूरे का वैल्यू भी क्या होता है, इस वाले पूरे का वैल्यू भी होता है 1, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है साइन स्क्वायर फाई और कोस स्क्वायर फाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा केवल A2 स्क्वायर और प्लस 2A1 A2 कोस फाई, ठीक है। तो यानी आपका वैल्यू बच गया कैपिटल A स्क्वायर बराबर स्मॉल A1 स्क्वायर प्लस स्मॉल A2 स्क्वायर और प्लस 2A1 A2 कोस फाई, ठीक है। और इसमें हमने क्या करा, ये जो इसका स्क्वायर था इसे रूट के रूप में इसके ऊपर लिख दिया, तो ये आ गया आपका कैपिटल A बराबर अंडर रूट में स्मॉल A1 स्क्वायर प्लस स्मॉल A2 स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल A1 स्मॉल A2 और कोस फाई। यही होता है परिणामी आयाम। यही हमसे पूछा था कि जब दो तरंगे परगामी तरंगे आपस में मिलती है और अध्यारोपण से क्या करती है, व्यतिकरण की घटना प्रदर्शित करती है, तो जो परिणामी तरंग मिलती है उसके लिए परिणामी आयाम बताना था। तो परिणामी आयाम का डेरिवेशन ये है, ठीक है। जो हमने पहले निकाला था स्मॉल वाई, ये क्या था परिणामी विस्थापन, ठीक है। तो परिणामी विस्थापन भी यदि आपसे पूछा जाता है तो वो भी कर सकते हैं। यदि आपसे परिणामी विस्थापन नहीं पूछा तो आप देखिए ये वाला जो सिस्टम है, ये इतना जिस पर मैं अभी गोल कर रहा हूँ, ये वाला सिस्टम आप यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हो, यानी इस वाली ये 3 लाइनें ने आप छोड़ सकते हो, डायरेक्ट इससे आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा परिणामी विस्थापन। इसके बाद देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है,
ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। यानी ठोस जो होते हैं, ठोस में कितने ऊर्जा बैंड होते हैं उनके नाम लिखने। फिर लिखा है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। यानी सरल परिपथ बनाना है और इसकी कार्यविधि समझानी है। तो देखिए आंसर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ठोसों के अंदर कौन कौन से बैंड पाए जाते हैं। तो ठोसों के अंदर 3 प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। पहला होता है चालन बैंड, दूसरा होता है संयोजी बैंड और तीसरा होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, कौन सा होता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसके बाद इन्होंने कहा था पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसा प्रयोग करते हैं, चित्र की सहायता से हमें समझाना है। ठीक है, तो इसमें यह है इसका चित्र डायग्राम। इसमें क्या होती है, एक हमारी प्राइमरी कोइल होती है और एक सेकेंडरी कोइल होती है। जैसे ट्रांसफार्मर की कोइल होती है, ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। ठीक है, एक जो प्राइमरी होती है या तो उसमें मोटे तार के कम फेरे हो सकते हैं या फिर दूसरी कुंडली में मोटे तार के कम फेरे हो सकते हैं। यानी एक कुंडली में फिर तार के ज़्यादा फेरे होते हैं और दूसरे में कम होते हैं, वो किसी में भी हो सकते हैं। उसी के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, उच्चयी ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जो हमारी पहली कुंडली है पी, इस पर हमने क्या लिया, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। ठीक है, और जो निर्गत वोल्टेज जो कहाँ प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा लोड प्रतिरोध कैपिटल RL पे हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसमें 2 डायोड लगा दिए। एक डायोड ये है D1, डायोड है D1 और दूसरा डायोड ये है D2। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, जो डायोड D1 है और जो डायोड D2 है, तो डायोड D1 का जो P क्षेत्र है वो S1 के थ्रू किससे जोड़ दिया, दूसरी कुंडली के A सिरे से। और जो डायोड D2 है इसका जो P क्षेत्र है वो S2 के द्वारा किससे जोड़ दिया, दूसरी कुंडली के B सिरे से। अब इन्होंने क्या करा, जो इसका N क्षेत्र है पहले डायोड का और जो दूसरे डायोड का N क्षेत्र है, इन दोनों को एक किससे जोड़ दिया, C के द्वारा। ठीक है, C के द्वारा किससे जोड़ दिया, लोड प्रतिरोध RL से। और लोड प्रतिरोध को किससे जोड़ दिया, पॉइंट T के द्वारा जो कुंडली है उसके मध्य बिंदु से जोड़ दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम निर्गत वोल्टेज देंगे। तो निर्गत वोल्टेज या निवेशी वोल्टेज आपको ऐसा दिया जाएगा और उसे किस में बदलना है, दिष्टकृत करना है। दिष्टकृत का मतलब क्या है, जो हमारा निचले वाले लूप है ये यहाँ से हटा करके ये ना ऊपर ही पहुँचाना है, क्योंकि दिष्ट धारा जो होती है वो इस तरीके से प्रवाहित होती है लगातार। ठीक है, वैसे तो दिष्ट धारा जो होती है एक सीधी रेखा के रूप में चलती है। ठीक है, परंतु ये जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा में जो एक पूरा चक्कर होता है, एक पूरे चक्कर में एक बार धारा का वैल्यू पॉजिटिव में अधिकतम होता है और एक बार नेगेटिव में अधिकतम होता है। ठीक है, तो हमें जैसे दृष्टिकृत करना है, यानी इसका जो वैल्यू है हर बार पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसे ऐसा परिवर्तित करना है विद्युत धारा को या वोल्टेज को। ठीक है, विद्युत धारा का भी ऐसा ही होता है रूप और वोल्टेज का भी ऐसे ही होता है रूप। तो इसमें हमने क्या करना है, यानी हम प्रवेश करवाव की पहली कुंडली में इस प्रकार का वोल्टेज, जिसे बोलते हैं निवेशी वोल्टेज, और जो निर्गत है जो लोड प्रतिरोध पे हमें प्राप्त होगा वो होगा इस प्रकार का वोल्टेज। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, एक बार तो हम जो हमारा सिरा है ए उसे हम पॉजिटिव रखेंगे और जो हमारा बी सिरा उसे नेगेटिव रखेंगे। किसके सापेक्ष, तो सापेक्ष आपको ध्यान रखना, इस टी के सापेक्ष। इस टी के सापेक्ष हम ए सिरे को कैसे रखेंगे, पॉजिटिव, और बी सिरे को कैसे रखेंगे, नेगेटिव। ठीक है, जब हमने इस टी के सापेक्ष ए सिरे को पॉजिटिव रखा तो यहाँ पर देखिए डायोड D1 का जो पी क्षेत्र है वो पॉजिटिव से जुड़ेगा और जो हमारा एन क्षेत्र है वो किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से, क्योंकि इसके सापेक्ष रख रहे तो इसका मतलब इसे कैसे रखना पड़ेगा, नेगेटिव। और यदि हम बी सिरे को क्या रख रहे हैं, नेगेटिव, तो इसे कैसे रखना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो इसमें क्या करा, इसका जो एन क्षेत्र है वो किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से। ठीक है, और जो यहाँ पे जो एन क्षेत्र है वो किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से। ठीक है, और जो पी क्षेत्र है वो किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से। यानी आपका जो डायोड D1 है उसका पी क्षेत्र किससे जुड़ा, पॉजिटिव से, और एन क्षेत्र किससे जुड़ा, नेगेटिव से। तो ये तो होगा हमारा अग्रभिन्नत। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, डायोड D2 में इसका जो पी क्षेत्र है डायोड D2 का वो किससे जुड़ा, नेगेटिव से, और जो एन क्षेत्र है वो किससे जुड़ा, पॉजिटिव से। तो ये हो जाएगा पक्ष अभिन्नत। यानी एक बार तो डायोड D1 कैसा होगा, अग्रभिन्नत, और उसी में ही जो हमारा डायोड D2 है वो कैसा होगा, पक्ष अभिन्नत। इसमें क्या होगा, जो हमारा वोल्टेज है वो आधे चक्र में इस तरीके से ऊपर की ओर प्रवाहित होगा। अब दूसरे जो आधा चक्कर होगा, दूसरे आधे चक्कर में हम इसका उल्टा कर देंगे। जो हमारा सिरा बी है, बी को रखेंगे हम पॉजिटिव, और जो सिरा ए है उसे रखेंगे नेगेटिव, और नेगेटिव भी किसके सापेक्ष रखेंगे, इस बिंदु टी के सापेक्ष। यानी इसे तो हम रखने वाले हैं भाई, जो बी सिरा है इसे रखेंगे हम पॉजिटिव, इसे रख लिया हमने पॉजिटिव, किसके सापेक्ष पॉजिटिव रखेंगे, इस सिरे टी के सापेक्ष। ठीक है, और जो हमारा सिरा ए है इसे रखेंगे हम नेगेटिव, किसके सापेक्ष, इस टी के सापेक्ष रखेंगे। तो यानी टी क्या होगा, इस बार ए के सापेक्ष हमारा पॉजिटिव और जो बी के सापेक्ष कैसा होगा, नेगेटिव। अब देखिए जो डायोड D2 है ये किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है आपका पॉजिटिव से, इसका पी क्षेत्र जुड़ा है, और जो डायोड D2 है इसका एन क्षेत्र किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। ठीक है, नेगेटिव से जुड़ा है यहाँ पे।
इसी प्रकार से जो डायोड D1 है इसका पी क्षेत्र जुड़ा है नेगेटिव से और एन क्षेत्र जुड़ा है यहाँ पे पॉजिटिव से, ठीक है। तो इस बार ये कैसा होगा, ये होगा आपका पक्ष अभिनत, ये वाला डायोड D1 होगा पक्ष अभिनत और डायोड D2 कैसा होगा, अग्र अभिनत, ठीक है। तो इस बार जो वोल्टेज जो प्रवाहित होगी, वोल्टेज या विद्युत धारा किससे प्रवाहित होगी, डायोड D2 से प्रवाहित होगी और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि वो कैसा होगा, पक्ष अभिनत, और ये कैसा होगा, अग्र अभिनत। तो फिर जो अर्ध चक्र मिलेगा हमें, अर्ध चक्र मिलेगा ये, ठीक है। इसी प्रकार क्या बन गया, पूर्ण तरंग, यानी इससे पूर्ण तरंग मिली है तो होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। जो अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी में इतना होता है जिसमें हम एक ही डायोड लेते हैं और इस प्रकार से हमें लूप मिलते हैं, यहाँ पर गैप रहता है, फिर लूप मिलता है, यहाँ पर गैप रहता है, फिर लूप मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि मिलेगा उसे बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी, क्योंकि ये वाली तरंग क्या हो जाती है वहाँ से खत्म। तो अब देखिए कार्यविधि में क्या लिखा है। कार्यविधि में ये लिखा है जो हमने आपको समझाया है, इसमें लिखा है निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र में जब द्वितीय कुंडली का ए सिरा मध्य बिंदु टी के सापेक्ष धनात्मक तथा बी सिरा मध्य बिंदु टी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो डायोड D1 अग्र अभिनत होता है और इसमें धारा प्रवाहित होती है, जबकि डायोड D2 पक्ष अभिनत होता है तथा इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। ये वाली बात है ना। फिर लिखा है नहीं होती है, डायोड D1 से धारा लोड प्रतिरोध RL में जाती है और CD पर प्राप्त होती है, यानी CD की ओर बहती है। इसी प्रकार से हम दूसरे अर्धचक्र में क्या करेंगे, दूसरे अर्धचक्र में हम क्या करेंगे भाई, ये जो हमारा सिरा है B इसे पॉजिटिव रखेंगे, किसके सापेक्ष, T के सापेक्ष, ये वाली बात भी लिखनी है, ठीक है। और जो हमारा ए सिरा है इसे हम T के सापेक्ष कैसा रखेंगे, मध्य बिंदु के सापेक्ष नेगेटिव रखेंगे ए सिरे को। तो इसमें क्या होगा, डायोड D1 हमारा पक्ष अभिनत होगा और डायोड D2 अग्र अभिनत होगा, ठीक है। और अब क्या होगा, हमारी जो धारा है, धारा D2 डायोड में प्रवाहित होगी और D1 डायोड में धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। और इस धारा की दिशा भी क्या होगी, जो हमारी D2 डायोड में प्रवाहित होगी धारा, उस धारा की दिशा भी क्या होगी, धारा की दिशा होगी C से D की ओर, यानी इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो ये हमें किसमें मिलेगी, लोड प्रतिरोध में मिलेगी। और इससे हमें क्या मिलेगा, ये जो हमारा वोल्टेज है, निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त होगा। निर्गत वोल्टेज कैसा होगा, दृष्टिकृत वोल्टेज, जिसे क्या बोलते हैं, दृष्टिकृत वोल्टेज, ठीक है। क्या नाम है इसका, दृष्टिकृत वोल्टेज, यानी इस प्रकार का हमें वोल्टेज मिलेगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा अथवा 7वें का। इसमें लिखा है PNP तथा NPN ट्रांजिस्टरों के प्रतीक चित्र दर्शाए, यानी इसके प्रतीक चित्र बताने हैं। NPN और PNP ट्रांजिस्टर के कैसे होते हैं प्रतीक चित्र। इसमें से परिपथ देते हुए समझाइए कि NPN ट्रांजिस्टर वोल्टेज वर्धक के रूप में कैसे कार्य करता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं 1 नंबर में, 2 नंबर में बहुत बार पूछे गए हैं कि PNP और NPN ट्रांजिस्टरों के प्रतीक चित्र बताइए। तो ये है आपका PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर का जो प्रतीक चित्र होता है वो इस प्रकार का होता है। इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो इमीटर से बेस की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। और जो NPN ट्रांजिस्टर में जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो बेस से किसकी ओर होती है, इमीटर की ओर होती है। इसमें इमीटर से किसकी ओर होती है, इमीटर से बेस की ओर होती है और इसमें बेस से इमीटर की ओर होती है। बस दोनों में इतना ही अंतर है, बाकी सब चीज़ सेम है, ठीक है। यदि आया NPN और आपने ये वाला बना दिया तो गलत है, ठीक है। और यदि आया मतलब यदि आया PNP और यदि आपने ये वाला बना दिया तो गलत है। यदि आया NPN और आपने ये वाला बना दिया तो गलत है। बस है तो दोनों सेम ही, बस ये तीर का निशान आपको ध्यान रखना है। यदि आपका PNP है तो उसमें तीर का निशान लगेगा नीचे की ओर, ठीक है, सीधा सा याद रखने का तरीका। और यदि NPN है तो उसमें तीर का निशान लगेगा ऊपर की ओर, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि परिपथ देते हुए समझाइए कि NPN ट्रांजिस्टर वोल्टेज वर्धक के रूप में कैसे कार्य करता है, यानी हमें परिपथ की सहायता से बताना है किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब देखिए इन्होंने इसमें एक मिस्टेक कर दी है, इसमें ये नहीं बताया कि हमें कौन से वाला लेना है। ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के प्रवर्धक के रूप में कार्य करते हैं। जो पहला प्रवर्धक होता है वो होता है हमारा उभयनिष्ठ आधार और जो दूसरा होता है वो उभयनिष्ठ उत्सर्जक। तो हमने इसमें दोनों ही दिखाई है क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में तो इतना सा मिलता है हमें, ठीक है। यानी 5 नंबर के तो हमें दोनों प्रकार के दिखाने पड़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के रूप में, यानी हमें उभयनिष्ठ क्या लेना है, उभयनिष्ठ लेना है आधार। उभयनिष्ठ आधार का मतलब होता है हम इसे जोड़ेंगे पृथ्वी से, ठीक है, और इन्हें हम जोड़ेंगे वोल्टेज से या लोड प्रतिरोध से। तो इसमें लिखा है इसमें उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष ऋण विभव पर, यानी जो उत्सर्जक है ये है इमीटर से बोलते हैं, उत्सर्जक को हम आधार के सापेक्ष कैसा रखते हैं, ऋण विभव पर। तो देख लीजिए ये जो आधार है, आधार के सापेक्ष हमने इसे कैसा रखा, ऋण विभव पर। आधार है आपका ये वाला,
ठीक है। ये है ईमीटर। ईमीटर यहाँ से किस तरीके से जुड़ रहा है बैटरी से, नेगेटिव सिरे से, तो इसे हमने कैसे रखा है, ऋण विभव पे। और जो संग्राहक है, संग्राहक को हमने लोड प्रतिरोध के द्वारा जोड़ के बैटरी से किससे रखा है, धन विभव पे, यानी हम इसे बोलते हैं कलेक्टर या संग्राहक। तो संग्राहक को हमने बी के सापेक्ष कैसा रखा है, धन विभव पे, और जो उत्सर्जक है उसे हमने बी के सापेक्ष कैसा रखा है, ऋण विभव पे, ठीक है। यही वाली बात यहाँ लिखी है। तो इसमें फिर क्या लिखा है, ऋण विभव पर तथा संग्राहक को आधार के सापेक्ष धन विभव पर रखते हैं, ठीक है। निवेशी वोल्टेज प्रतिरोध R1 के द्वारा प्रवेश कराती है तथा निर्गत वोल्टेज R2 द्वारा बाहर निकलती है। यानी जो हम वोल्टेज में अंदर की ओर डालेंगे प्रवर्धित कराने के लिए, वो कहाँ से डालेंगे, R1 प्रतिरोध के द्वारा, और जो हमें बाहर मिलेगी वो किससे मिलेगी, R2 प्रतिरोध के द्वारा मिलेगी। इसमें कहा था उत्सर्जक जो है हमारा वो कैसे रखता है, नेगेटिव, और जो हमारा संग्राहक है वो कैसे रखता है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ। और आपको ध्यान रखना है कौन सा, ये है उभयनिष्ठ आधार, ठीक है। दोनों से क्या जुड़ रहा है, इस बार आधार जुड़ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, उभयनिष्ठ आधार। इसके बाद जो दूसरा होता है हमारा उभयनिष्ठ उत्सर्जक, यानी इस बार जो पृथ्वी से जुड़ा होगा वो कौन सा जुड़ा होगा, वो जुड़ा होगा आपका उत्सर्जक। उत्सर्जक किससे जुड़ा होगा, पृथ्वी से, ठीक है। तो इसमें लिखा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में। इसमें आधार को उत्सर्जक के सापेक्ष धन विभव पर तथा संग्राहक को भी उत्सर्जक के सापेक्ष धन विभव पर ही रखते हैं। यानी इसमें आधार को भी हम कैसा रखेंगे, पॉजिटिव, और जो हमारा संग्राहक है उसे भी कैसा रखेंगे, पॉजिटिव। किसके सापेक्ष, उत्सर्जक, उत्सर्जक होता है ये, तो इसके सापेक्ष देखिए ये किससे जुड़ रहा है, उत्सर्जक जुड़ रहा है नेगेटिव सिरे से, और जो आधार है, आधार किससे जुड़ रहा है, पॉजिटिव सिरे से। तो यानी ये जो उत्सर्जक के सापेक्ष से आधार वो कैसा हुआ, धन विभव से जुड़ रहा है, और ठीक है। और जो संग्राहक है, संग्राहक भी किससे जुड़ रहा है, संग्राहक भी जुड़ रहा है पॉजिटिव सिरे से, और उत्सर्जक किससे जुड़ रहा है, नेगेटिव सिरे से। तो यानी उत्सर्जक के सापेक्ष संग्राहक भी कैसा हुआ, धन सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है निवेशी वोल्टेज प्रतिरोध R1 के द्वारा प्रवेश करती है तथा निर्गत वोल्टेज प्रतिरोध R2 द्वारा बाहर निकलती है। यानी निवेशी वोल्टेज इसमें भी इस तरीके से R1 के द्वारा प्रवेश करेगी, और जो निर्गत वोल्टेज है R2 के द्वारा हमें बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पर लूप थोड़े से बड़े हैं और यहाँ पर लूप थोड़े से छोटे हैं, तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया, इसे परिवर्धित कर दिया, यही इसका काम होता है, ठीक है। वो तो हमारा जो इमीटर है यानी उत्सर्जक है वो किससे जुड़ रहा है, पृथ्वी से, इसीलिए इसका नाम है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, ठीक है। इससे ऊपर का नाम था उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा है, पृथक्कृत गोलीय चालक जो परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है, इसके लिए धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए। यानी हमें धारिता का सूत्र बताना है। फिर इसी में कहा है, दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि के व्यंजक को प्राप्त कीजिए। यानी इन्हें क्या करा, दो आवेशित चालक गोले ले लिए, चालक ले लिए, उन्हें आपस में एक तार के द्वारा जोड़ दिया, तो उसमें कह रहे हैं कितनी ऊर्जा की हानि होगी, इसके लिए भी व्यंजक प्राप्त करना है। इससे पहले कहा था इन्होंने कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे जो गोला है, गोले चालक है, उसके लिए हमें विद्युत धारिता बतानी है। तो इसे क्या बोलते हैं, विलगित गोलीय चालक की विद्युत धारिता। इसमें क्या करा हमने, एक गोलीय चालक ले लिया जिसपे एक समान रूप से चारों तरफ आवेश फैला पड़ा है, ठीक है भाई। उसका केंद्र क्या है, O है, और इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R, ठीक है। तो हमें इसके केंद्र पे यानी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, सॉरी विद्युत धारिता बतानी है। तो विद्युत धारिता बताने के लिए देखिए क्या लिखा है इसमें, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक कैपिटल K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है, जैसा उसमें बताया गया था क्वेश्चन में, और उसके पृष्ठ पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखिए फॉर्मूला क्या होता है विद्युत धारिता का, विद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। तो देखिए C तो हमें निकालना है, Q आवेश हमें पता ही है कितना है, तो हमें क्या चाहिए, केवल V चाहिए यानी विभव। तो विभव हम देख लेंगे, तो देखिए विभव कैसे निकाल लेंगे हम, विभव निकल लेंगे। अतः गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव, आवेश तो हमें पता ही है कितना है, यदि हमें विद्युत विभव निकालना है तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण V बराबर 1/4πε0 इंटू K और इंटू Q/R², ठीक है। Q/R², हमें क्या मिल गया, विभव मिल गया, ठीक है। और विद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C/V, ठीक है, सॉरी विद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V,
तो v का वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो q अपॉन में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q अपॉन r, ठीक है। इस q से q कैंसिल, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं बटे में, ये कहाँ चली जाएगी ऊपर, ठीक है भाई, ये कहाँ चली जाएगी ऊपर। तो c का फॉर्मूला आ जाएगा c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू r, क्या आ जाएगा c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू r। और जो धारिता है इसका मात्रा क्या होता है फैराड, ठीक है। इसके बाद इसी में अगला डेरिवेशन कहा था हमसे, जो दो चालक है उन्हें आपस में एक तार से जोड़ दिया जाता है तो ऊर्जा हानि का व्यंजक बताइए, ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखते हैं इसके लिए डेरिवेशन। इसमें लिखा है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक, यानी यदि हम दो चालक गोलों को आपस में एक साथ एक तार से जोड़ते हैं तो उसमें आवेश जो है उन पर पुनर्वितरित हो जाते हैं, यानी यदि इस पर हमारा आवेश ज़्यादा है और इस पर कम है तो आवेश क्या होता है एक तार के द्वारा इस पर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है, जब तक ट्रांसफ़र होता है जब तक कि दोनों गोलों का विभव बराबर ना हो जाए, यानी आवेश का क्या हुआ पुनर्वितरण, यानी फिर दोबारा से आवेश क्या हो गया फैल गया, तो इसलिए बोलते हैं आवेश का पुनर्वितरण, ठीक है भाई। तो देखिए इसके बाद इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है माना दो चालक गोले जिनकी वैद्युत धारिता C1 व C2 है और तथा विभव V1 व V2 है, यानी दो चालक गोले लिए हैं। ये पहला चालक गोला इसकी धारिता क्या है C1, दूसरा चालक गोला इसकी धारिता क्या है C2 और इसका विभव क्या है V1 और दूसरे गोले का विभव क्या है V2। तो हम इन्हें जोड़ने से पहले देखेंगे, यानी पुनर्वितरण से पहले, जब तक हमने इन्हें एक तार से नहीं जोड़ा, ठीक है। इस वाले डायग्राम में हमने एक तार से इन्हें नहीं जोड़ रखा, तो एक तार से जोड़े बिना देखेंगे पहले में इनकी ऊर्जा कितनी थी। तो इसमें लिखा है पहले गोले की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, U1 बराबर हाफ C1V1 स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो पहले गोले के लिए देख रहे तो क्या लिख देंगे U1 बराबर हाफ C1V1 स्क्वायर। दूसरे गोले के लिए क्या होगा हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर हाफ C2V2 स्क्वायर। अब हमें यदि कुल एनर्जी देखनी है दोनों गोलों पर कितनी है, तो कुल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, यानी कैपिटल U बराबर U1 प्लस U2, ठीक है। अब जो U1 का वैल्यू था वो क्या था हाफ C1V1 स्क्वायर, U2 का था हाफ C2V2 स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या करा, इन्हें दोनों गोलों को एक साथ एक तार से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया हमने दोनों गोलों को एक तार से, ठीक है। और इन पर क्या होगा, गोले पे जिस गोले पे ज़्यादा आवेश होगा उससे कम गोले पे आवेश तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, यानी इस कंडीशन में क्या हुआ पहले गोले का विभव बराबर हो गया दूसरे गोले के, ठीक है। तब लिखेंगे हम पहले गोले की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये क्या मान लिया U1 डैश बराबर क्या होगा हाफ C1V स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे विभव कितना है V। इसी प्रकार से दूसरे गोले की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी U2 डैश हाफ C2V स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है विभव V, तो इसलिए क्या हो गया V स्क्वायर। अब हम देखेंगे जोड़ने के बाद कुल एनर्जी कितनी होगी, तो क्या लिखेंगे U डैश बराबर U1 डैश प्लस U2 डैश। U1 डैश कितना आया था हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से V स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, परंतु अब यहाँ V स्क्वायर कॉमन नहीं लिया। इसके बाद हम देखेंगे ऊर्जा ह्रास कितनी हुई, पहले हमारे पास जितनी ऊर्जा थी जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद हमारे पास इतनी एनर्जी आई, ठीक है। जोड़ने से पहले हमारे पास एनर्जी थी U और जोड़ने के बाद कितनी है U डैश। तो हम देखेंगे कितनी ऊर्जा खर्च होगी, तो खर्च का मतलब क्या है पहले हमारे पास ज़्यादा रही होगी और बाद में एनर्जी कम होगी। तो हमें देखना कितना खर्चा हुआ, तो इसके लिए क्या करें हम पहले ऊर्जा माइनस बाद में ऊर्जा। तो हमने ये लिख दिया ऊर्जा का अंतर, यानी ऊर्जा ह्रास देखने के लिए पहले ऊर्जा U और माइनस बाद में ऊर्जा U डैश। तो पहला ऊर्जा कितनी आई थी हमारी, पहला ऊर्जा आई थी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर और माइनस बाद में कितनी ऊर्जा आई हमारी, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस, तो अंदर का कैसा वैल्यू होगा प्लस, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस, तो हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, ठीक है। यदि हम ये ब्रैकेट हटा देंगे तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस, तो अंदर हो गया हमारा माइनस, ठीक है। अब हमने क्या करा इन सभी में से हाफ कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हमने हाफ यहाँ से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या था कैपिटल V स्क्वायर कॉमन था, तो हमने कैपिटल V स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा C1 और प्लस C2, क्योंकि इसका हाफ तो पहले ही बाहर चला गया था, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है कि ये जो V है, V क्या होता है, ऐसे विभव को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। जब हम दो चालक गोलों को एक साथ एक तार से जोड़ देते हैं तो आवेश का स्थानांतरण अधिक विभव वाले गोले से कम विभव वाले गोले की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। ये बात हमने तुम्हें तीसरी बार बताई, ठीक है। तो उस स्थिति में जो उभयनिष्ठ विभव है दोनों पे एक जैसा विभव आ जाता है, उस विभव को बोलते हैं हम उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, तो
तो इसमें लिखा चालकों का उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला होता है कुल आवेश बटा कुल धारिता। कुल आवेश कितना था पहले Q1 Q2 और धारिता कितनी थी गोलों की अलग अलग C1 + C2। ठीक है, आवेश का फॉर्मूला क्या था, आवेश का फॉर्मूला आता है क्योंकि वहाँ आवेश तो हमें पता नहीं कितना था, तो आवेश को हमें किस में बदलना पड़ेगा धारिता के पद में। तो आवेश का फॉर्मूला होता है C1 V1 और पहले आवेश के लिए क्या होगा C1 V1 और दूसरे आवेश के लिए क्या होगा C2 V2। तो हमने इसमें इसकी जगह यहाँ पर क्या रख देंगे, इसकी और इसकी जगह C1 V1 + C2 V2 ये रख दिया हमने यहाँ पे C1 V1 + C2 V2 और बटे में क्या था C1 + C2। तो अब हमें उभयनिष्ठ विभव पता चल गया। उभयनिष्ठ विभव हमारा कितना आ गया C1 V1 + C2 V2 और बटा C1 + C2। ठीक है, ये निकल गया हमारा उभयनिष्ठ विभव। ये जो हमारा V का वैल्यू आया है इसे हम उस वाली समीकरण में रख देंगे। यहाँ पे हम इसकी जगह रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है V², तो इस पूरे वैल्यू का भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, यानी हमारा डेल्टा U बराबर क्या है हाफ C1 V1² + C2 V2²। और इस V की जगह हमने इसका वैल्यू रख दिया। इसका वैल्यू क्या आया था C1 V1 + C2 V2 और बटा C1 + C2। ठीक है, ये क्या है C2 और इसका क्या कर दिया स्क्वायर। अब हमने ऊपर अलग से इस पर स्क्वायर लिख लिया, ये लिख लिया C1 V1 + C2 V2 का होल स्क्वायर और नीचे अलग से स्क्वायर लिख लिया C1 + C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे की वैल्यू ऐसी है सारी की सारी। यहाँ पे क्या था C1 + C2, इसकी एक पावर क्या हो जाएगी यहाँ से कट जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी क्या लिखा है अंदर C1 + C2। अब हमने क्या करना है इसका लैसे लेना है और लैसे लेने के बाद जो ऊपर वाली वैल्यू है इसे पूरे को C1 V1 को मान लेंगे हम A और C2 V2 को मान लेंगे हम B और फार्मूला खोल देंगे A + B के होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, A + B के होल स्क्वायर का फार्मूला हमने खोल दिया। तो A + B के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है A1² + B1² प्लस क्या होगा, हाँ प्लस होगा 2A1 A2। ठीक है, और ये था यहाँ पर है आपका C1²। ठीक है, यहाँ पर क्या है C1², यह है C1²। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमने क्या करा लैसे ले लिया। जब हम लैसे लेंगे तो इसकी पूरी गुणा इनमें करनी पड़ेगी अंदर। तो हम इसकी यदि इससे गुणा करेंगे यहाँ पे क्या होगा C1² V1², क्योंकि इसकी गुणा इसमें करा पहले C1 की गुणा, फिर इसमें करेंगे यहाँ पे क्या होगा C1 C2 V2², ये रहा C1 C2 V2²। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे ये होगा C1 C2 V1², फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे ये क्या हो जाएगा C2² V2², ये लिख दिया C2² V2²। ठीक है, और यहाँ पर क्या है माइनस, जब हम इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे तो आना तो चाहिए था सब जगह प्लस, परंतु माइनस बाहर है तो कैसा हो जाएगा ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, प्लस माइनस की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी कैंसिल, ये दोनों प्लस माइनस की वैल्यू कैंसिल है। तो यहाँ पे क्या बच गया C1 C2 V2² प्लस C1 C2 V1² और माइनस 2 C1 C2 और V1 V2 और बटे में क्या है C1 + C2। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने लिख दिया इस तरीके से, C1 वाली आगे लिख दिया और V1 वाली वैल्यू आगे लिख दिया और V2 वाली वैल्यू आगे लिख दिया, यानी ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि प्लस में है कोई सी वैल्यू लिख लो, और ये लिख दिया हमारा -2 C1 C2 V1 V2 बटा C1 + C2। ठीक है, अब इन सब में से C1 C2, यहाँ पे भी C1 C2 और यहाँ पे भी C1 C2 हमने क्या लिख लिया कॉमन ले लिया बाहर। तो अंदर क्या बचे यहाँ पे V1² + V2² और -2 V1 V2 और बटे में क्या है C1 + C2। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो फार्मूला है आपका V1² + V2² -2 V1 V2 ये किसका फार्मूला है V1 - V2 के होल स्क्वायर का फार्मूला। किसका है V1 - V2 के होल स्क्वायर का फार्मूला। बाहर क्या है 1/2, ये C1 C2 बटा क्या लिख दिया C1 + C2, ये C1 + C2 इसके बेस में लिख दिया। और ये किसका फार्मूला, ये फार्मूला A - B के होल स्क्वायर का, यानी V1 - V2 के होल स्क्वायर का फार्मूला। जैसे लिख दिया हमने V1 - V2 के होल स्क्वायर का फार्मूला। यही आता है हमारा ऊर्जा ह्रास का व्यंजक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये हमारे ऊर्जा ह्रास का व्यंजक। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8वें का 8वां। इसमें लिखा है गॉस के नियम को लिखिए और इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यानी इसमें हमें गॉस की प्रमेय बताना क्या होता है। तो इसमें लिखा है सबसे पहले गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। ठीक है, गॉस थ्योरम और गॉस लॉस। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें लिखा है कार्ल फ्रेडरिच गॉस, पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेशों के बीच एक
परिणात्मक संबंध स्थापित किया जिसे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम कहते हैं। अब प्रमेय आपको यहाँ से लिखनी है पेपर में। इसमें लिखा है इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी यदि कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, ये एक वैद्युत आवेश को घेरे हुए एक पृष्ठ है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स सभी दिशाओं में निकलेगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी पृष्ठ आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है इस पृष्ठ के द्वारा घेरे गए आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो इसमें लिखा है यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घुरा हुआ कुल आवेश Q हो तो गॉस की प्रमेय के अनुसार उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई E बराबर Q/F0, ठीक है। इसके बाद इसका डेरिवेशन देखते हैं। अनंत विस्तार की चद्दल के निकट बिंदुओं पे जो होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है हमारी अनंत विस्तार की एक चद्दर। अनंत विस्तार की चद्दर है तो इसके जो कोने हैं हमने कैसे कर रखे हैं, डॉटेड, यानी इसके जो कोने हैं ये अनंत विस्तार तक फैले हुए, ये वाले चर्रा कोने, ठीक है। तो इसके निकट कोई बिंदु है, हमें क्या करना है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, गॉसियन पृष्ठ तैयार कर लिया। यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था पृष्ठ, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जो बंद रहता है सभी तरफ से। ये तो गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है। तो इसीलिए हमने इसके चारों ओर क्या करा, एक बेलनाकार क्या बना लिया, बंद पृष्ठ। उस पर हमने पॉइंट मान लिया P' और P, ठीक है, और एक पॉइंट मान लिया Q, ठीक है। ये है इसके वृत्तीय पृष्ठ और ये है वक्रीय पृष्ठ। तो वक्रीय और वृत्तीय पृष्ठों पर हमने देखा जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा भाई, प्लस से माइनस की ओर। वैद्युत क्षेत्र मान लिया हमने इधर है वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर, ठीक है। तो इसका जो हमारा क्षेत्रफल अवयव है, अल्प क्षेत्रफल अवयव, अल्प क्षेत्रफल अवयव भी क्या होता है हमारा dA वेक्टर तल के हमेशा लंबवत। तो हमारा जो अल्प क्षेत्रफल है वो भी सीधी दिशा में होगा और वैद्युत क्षेत्र भी सीधी दिशा में होगा, E वेक्टर, ठीक है। ऐसे हमने इस वाले पॉइंट पे देख लिया, P पे भी अल्प क्षेत्रफल अवयव मान लिया, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल अवयव होगा वो क्या होगा, तल के लंबवत, और वैद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा, तल के लंबवत। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने इस वाले साइड में बननी है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। अब इसका हमने पॉइंट Q पे भी क्या बनना, अल्प क्षेत्रफल अवयव, ठीक है। तो अल्प क्षेत्रफल अवयव का जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसा होगा, तल का लंबवत। तो तल के लंबवत होगा आपके ऊपर की ओर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री का एंगल। इन दोनों के बीच में कितना है, 0 डिग्री का एंगल। और इन दोनों के बीच में कितना है, 0 डिग्री का एंगल। तो पॉइंट P पे और पॉइंट P' पे तो कितना है, 0 डिग्री का एंगल है। और जो Q है उस पर कितना का है, 90 डिग्री का एंगल है। किसके बीच में, वैद्युत क्षेत्र और dA वेक्टर। यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र और dA वेक्टर के बीच में, ठीक है। तो ये एंगल आपको ध्यान रखने, ये एंगल बड़े खास हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितने का, 0 डिग्री, यहाँ पे कितने का, 90 डिग्री, और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे भी कितने का है एंगल है आपका 0 डिग्री का, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हर एक पॉइंट से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किससे करनी है, गॉस के प्रमेय का यूज़ करते हुए। तो देखिए इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है माना एक समान समतल आवेशित अचालक प्लेट में आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेट के समीप स्थित बिंदु P व P', ठीक है, P व P के सम्मित एक अन्य बिंदु P' है। यानी एक बिंदु हमारा P है, ये वाला P है बिंदु, ठीक है, ये वाला, और इसके सम्मित मतलब इसी के बिल्कुल सीधे में सीधा, ठीक है। इन दोनों के केंद्र क्या हो, एक ही हो, उसे बोलते हैं सम्मित। तो उसी के सम्मित क्या है, एक बिंदु P' है। बिंदु P व P' से होते हुए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। बेलन के वृत्तीय पृष्ठों और वक्र पृष्ठ पर स्थित अल्प क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी इनसे हम देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इसमें हमारे 3 पॉइंट थे, पॉइंट कितना था, P, P' और Q, ठीक है। तो हमारा जो अल्प क्षेत्रफल अवयव है तो उनसे जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो भी कैसा होगा, अल्प ही गुजरेगा। तो यानी जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, d फाई E, ठीक है भाई। तो हमने देखा P पॉइंट से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, P' से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और Q पॉइंट से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट क्या होता है, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट का EdA कोस थीटा। P पॉइंट पे एंगल कितने का था, 0 का,
EDA कोस थीटा, यहाँ भी एंगल कितने का था, 0 का, P डैश पे भी EDA कोस थीटा, थीटा यानी यहाँ पे एंगल कितना था, 90 डिग्री का Q वाले पॉइंट पे। तो ये एंगल हमें ध्यान रखने थे कौन से पॉइंट पे कितना कितना था, ठीक है। तो आपको पता है कोस 0 का मान कितना होता है 1 और कोस 90 का मान कितना होता है 0। तो अब यदि यहाँ 0 रखे हुए तो पूरा का पूरा ये वाला क्या हो जाएगा 0, और ये दोनों वैल्यू कैसी, एक सी, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा EDA और यहाँ भी क्या बचेगा EDA। तो ये कितना हो जाएगा EDA प्लस EDA 2 EDA, और इधर क्या आपका D फाई E। ये देखा था हमने कि ये जो पॉइंट है P डैश और Q, इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब हम देखेंगे जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को देखने के लिए हम क्या कर देंगे, टोटल क्षेत्रफल ले लेंगे। तो यहाँ लिखा आता है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई E बराबर 2E, और इसका कर देंगे हम इंटीग्रल करेंगे जिसके साथ लिखा है D, यानी हम इंटीग्रल करेंगे किसका, DA का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है DA, तो DA का इंटीग्रल क्या होगा भाई, DA का इंटीग्रल क्या होगा A, क्योंकि हम देख लें टोटल जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना है। अब जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ के रूप में हमने क्या ले रखी थी, चद्दर, ठीक है। यानी वैसे तो हमने चारों तरफ क्या बनाया था, बेलन, ठीक है, बेलन उसके आर पार बनाया था, परंतु जो क्षेत्रफल है वो किसका लेना पड़ेगा हमें, चद्दर का, क्योंकि हम किसके कारण देख रहे हैं, चद्दर के कारण देख रहे हैं, ठीक है। अनंत विस्तार की चद्दर है तो इसका क्षेत्रफल पता नहीं कितना होगा, क्योंकि ये कैसी अनंत विस्तार की है, तो इसलिए हमने इसका क्षेत्रफल क्या मान लिया, केवल A मान लिया, ठीक है। हमें क्या निकालनी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें हमने लगा दिया गॉस का नियम, ठीक है। तो गॉस का नियम क्या होता है भाई, गॉस के नियम से तो हमें वाली बात सिद्ध करनी थी, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो गॉस का फॉर्मूला होता है Q/ε0। अभी हमने पीछे पढ़ा था, फाई बराबर क्या होता है Q/ε0। तो इसी जगह हमने रख दिया Q/ε0, इधर क्या बचा 2EA। अब हमें क्या निकालना है, E का वैल्यू। तो 2 और A कहाँ चला जाएगा, बेस में, 2 और A किसके बेस में चला जाएगा, ε0 के साथ चला जाएगा, यानी Q के बेस में, ठीक है। तो हम फॉर्मूला खोल देंगे। Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q का फॉर्मूला होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर होता है Q/A, ठीक है। तो यदि हम Q का वैल्यू रखेंगे तो A की गुणा इधर हो जाएगी, तो Q बराबर आपका क्या आ जाएगा A इंटू सिग्मा। तो हमने यहाँ पर रख दिया इस Q की जगह, इस Q की जगह क्या रख दिया हमने, A इंटू सिग्मा, और बटा क्या था 2ε0 और इंटू A से A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा σ/2ε0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, अनंत विस्तार की चद्दर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, σ/2ε0। यही डेरिवेशन हमें करना था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें कहा है दो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल के लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी दो लंबे चालक तार है या चालक है, तो उनमें हमें क्या करना है, धारावाही चालक तार है तो उनमें हमें निकालना है चुंबकीय बल का व्यंजक, और इसकी सहायता से 1 एम्पीयर की परिभाषा भी देनी है। तो डेरिवेशन है इसमें दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच उत्पन्न चुंबकीय बल का व्यंजक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए दो चालक तार है, एक तार है AB और दूसरा तार है CD, ठीक है। और ये एक दूसरे से कैसे रखे हैं, समांतर रखे हैं, ठीक है। अब जो हमारा तार है, तार में दोनों में धारा एक दिशा में प्रवाहित है, इसमें भी I1 धारा है, इसमें I2 धारा है। तो दिशा के जो है दोनों की विद्युत धारा की दिशा सेम ही है। जब विद्युत धारा की दिशा सेम होती है तब इन पर जो फोर्स लगता है वो लगता है आकर्षण का। यानी ये वाला जो हमारा तार है A वाला, ये वाले तार पे बल लगेगा ACD की ओर, और जो हमारा CD तार है इस पर बल लगेगा AB की ओर, ठीक है। जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो तब बल कौन सा लगता है, आकर्षण का। यदि धारा विपरीत दिशा में बहती है तब कौन सा लगता है, प्रतिकर्षण का। तो जो ये तार है, इन तार की हमने लंबाई दोनों की क्या मान ली, कैपिटल L, ठीक है। अब हमने देखा जो तार हमारा पहला तार है, पहला तार कौन सा, AB के कारण हमने देखा जो तार CD है इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ठीक है। तो वो मान लिया हमने क्या है B1। तो अब देखते हैं भाई, तो देखिए जितना फोर्स हमारा तार AB पे लगेगा उतना ही फोर्स हमारा किस पे लगेगा, तार किस पे लगेगा, CD पे भी लगेगा। तो इसमें लिखा है चित्रानुसार दो लंबे समांतर तथा सीधे चालक तार कैपिटल AB व CD में क्रमशः स्मॉल I1 व स्मॉल I2 विद्युत धाराएं समान दिशा में बह रही है। ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। यहाँ पर क्या था, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, और प्रति एक तार की लंबाई क्या है, कैपिटल, और हर एक तार की लंबाई क्या है, कैपिटल L।
तो इसके लिए देखिए हम क्या लगाओगे, बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, तार कैपिटल ए बी के कारण तार सी डी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे जो तार कौन सा है, तार है हमारा ए बी, ये वाला तार है, इसके कारण हम इस पर देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र कितना लग रहा। या आप क्या कर सकते हो, सी डी के कारण इस वाले तार पर देख लो ए बी पे कितना चुंबकीय क्षेत्र है, फॉर्मूला सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो हम किसके कारण देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ए बी के कारण तार सी डी पे चुंबकीय क्षेत्र। तो फॉर्मूला होता है तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर μ0/2π इंटू I/R। ठीक है, अब हम किसके कारण देख रहे हैं, हम देख रहे हैं तार ए बी के कारण। ए बी में कौन सी विद्युत धारा बह रही, I1। तो हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके कारण वो क्या होगा, B1 बराबर μ0 या μ0 भी बोलते थे, μ0/2π इंटू I1, क्योंकि जो पहला तार था हमारा ए बी उसमें धारा कौन सी थी, I1 अपॉन उनके बीच की दूरी कितनी थी, R। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया B1 बराबर μ0/2π I1/R। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अतः तार सी डी की कैपिटल एल लंबाई पर चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ाया सबने, फॉर्मूला होता है F बराबर IBL sin थीटा। क्या होता है, IBL sin थीटा। अब हम किस तार पर देख रहे हैं, सी डी पे। तो हमारी विद्युत धारा कौन सी आएगी, जो सी डी तार में प्रभावित हो रही होगी, यानी दूसरे तार में विद्युत धारा क्या थी, I2। इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना था, B1, इसकी लंबाई कितनी थी, L, और ये क्या है, sin 90, sin थीटा होता है। sin 90 का मतलब क्या है, जो हमारा एंगल होगा, एंगल कितने का लगेगा, तो देख लो, जो हमारा बल की दिशा होगी, बल की दिशा क्या होगी, 90 डिग्री पर होगी। ठीक है, इसीलिए थीटा कितना होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, 90 डिग्री। तो हमारा फॉर्मूला आ गया F बराबर I2, ऐसे कैसे ही B1 का वैल्यू हमने अभी निकाला था, μ0/2π I1/R। ठीक है, और इंटू L, और sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा भाई हमारा, ये जो I2 है और I1 है इन्हें लिख दिया एक साथ। तो फॉर्मूला आ गया F बराबर μ0/2π इंटू I1 I2 और इंटू कैपिटल बटा स्मॉल r। ठीक है, ये होता है हमारा समांतर जो चालक तार है, धारावाही चालक तार, उनके बीच में लगने वाला चुंबकीय बल का फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अभी इन्होंने कहा है, इसी में ही इसका यूज़ करते हुए ही, ठीक है, इसका यूज़ करते हुए यानी इसकी सहायता से 1 एम्पेयर की परिभाषा भी देनी है। तो देखते हैं इसकी सहायता से 1 एम्पेयर की परिभाषा। तो इसमें लिखा है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल क्या आया था अभी हमारा, F बराबर μ0/2π I1 I2 L/r। ठीक है, अब हमें क्या देनी है, इसमें देनी है हमें एम्पेयर की परिभाषा। तो इसमें क्या करेंगे हम, I1 1 एम्पेयर की परिभाषा देनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, I1 और I2 की क्या मान लें, 1 एम्पेयर, R को क्या मान लिया हमने, जो तारों के बीच की दूरी थी 1 मीटर, L जो तार की लंबाई थी वो भी क्या मान लें, 1 मीटर। तब देखिए क्या बचेगा, यानी इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, इस R का वैल्यू भी 1, इस L का वैल्यू भी 1। तब जो आपका बचेगा बराबर बच जाएगा μ0/2π, यानी F बराबर बच गया μ0/2π, क्योंकि इस सारी चीज़ का जो वैल्यू है, ये जो ऊपर लिखा है, इस सारी चीज़ का वैल्यू हमने क्या मान लिया, 1, तो केवल यही बचा। ठीक है, अब जो हमारा μ0/2π होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो देखिए परिभाषा क्या है, इसमें 1 एम्पेयर की परिभाषा पूछा, इसमें लिखा है 1 एम्पेयर वह विद्युत धारा है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर दूर रखे 2 समांतर तारों की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है। ठीक है, एक बार फिर से, 1 एम्पेयर वह विद्युत धारा है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर दूर रखे 2 समांतर तारों की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है। ठीक है, तो 1 एम्पेयर कौन सी विद्युत धारा है, जो निर्वात में या फिर वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे, ये है ना, दोनों के बीच की दूरी क्या मान ली, 1 मीटर की दूरी पे रखे समांतर तारों की एकांक लंबाई पे कितना बल लगाती हो, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन 7 न्यूटन का बल लगाती हो, वो क्या होगी हमारी 1 एम्पेयर विद्युत धारा। इसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन 90 का अथवा है, अगला क्वेश्चन है 90 का अथवा। इसमें देखिए क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि चल कुंडली धारामापी में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, और इसमें पूछा है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे,
और जो चल कुंडली धारामापी है उसमें बहने वाली धारा जो होती है उस कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के बराबर अनुक्रमानुपाती होती है। ये चीज़ भी सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है भाई। यदि कुंडली से गुजरने वाली वैद्युत धारा आई हो तथा कुंडली पर कार्यरत बलागुण क्या हो, टो बराबर NIAB साइन थीटा। तो होता है हमारा बलागुण का फॉर्मूला क्या होता है, टो बराबर NIAB साइन थीटा। जो हमारा NIA है इसे क्या लिखते हैं हम, कैपिटल M, और कैपिटल M क्या होता है हमारा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा है, चूंकि प्रत्येक स्थिति में कुंडली का जो तल है चुंबकीय बल रेखाओं के क्या होता है, समांतर, अतः समांतर है मतलब समांतर के लिए हम क्या करते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमने पीछे डेरिवेशन करे हैं सेट नंबर 2 में, तो हमारा जो थीटा होता है 90 माइनस थीटा। तो यानी 90 माइनस समांतर है तो समांतर में कितना एंगल बनता है 0 का, तो 90 में से 0 हटा दोगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। अब यहाँ हम क्या रखेंगे साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो हमारा टो का वैल्यू कितना आ जाएगा, टो बराबर NIAB साइन 90, साइन 90 का मान क्या है 1, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 1, यानी टो बराबर केवल बचेगा टो बराबर NIAB। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, यदि संतुलन की स्थिति में फॉस्फर ब्रांच की पत्ती या हल्के स्प्रिंग में थीटा कोण विक्षेप होता है तो प्रत्यानयन बलयुग्म, तो प्रत्यानयन बलयुग्म आपका होता है टो बराबर, इसे बोलते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। यदि इसमें देखा यदि फॉस्फर ब्रांच की पत्ती या फिर जो स्प्रिंग है उसमें कितने कोण का, फाई कोण का विक्षेप हो, तो प्रत्यानयन बल का जो फॉर्मूला होता है टो बराबर C फाई, और C क्या होता है, C होता है मरोड़ दृढ़ता। ये बहुत खास है, C क्या होता है मरोड़ दृढ़ता। अब ये मान लिया हमने समीकरण नंबर 2, और जो इससे पहले हमारी आई थी ये वाली समीकरण मान लिया हमने 1। ये भी देखिए टो का वैल्यू है, और जो हमारा ये वाला वैल्यू आया ये भी किसका है भाई, टो का ही वैल्यू है। तो दोनों क्या रख देंगे एक दूसरे के बराबर, यानी इनकी दोनों क्या कर देंगे हम तुलना। तो यहाँ पे लिखा है हमने कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पे। समीकरण 1 में टो का वैल्यू क्या था NIAB, और समीकरण 2 में हमारा वैल्यू क्या आया C फाई। तो इन दोनों क्या रख दिया हमने बराबर, और यहाँ से हमें क्या निकाल लिया वैद्युत धारा का वैल्यू। तो वैद्युत धारा बराबर क्या आ जाएगा NAB, जो इसकी गुना में है कहाँ चला जाएगा C फाई के बेस में, तो आई बराबर आ गया हमारा C फाई अपॉन NAB। ठीक है, C फाई अपॉन NAB, और जो C अपॉन NAB है ये किसका वैल्यू होता है K का, और K होता है हमारा धारा परिवर्तन नियतांक। ये कहता है धारा परिवर्तन नियतांक, यहाँ पे क्या है ये है धारा परिवर्तन नियतांक। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम इस C अपॉन NAB की जगह लिख दिया हमने K, तो आई बराबर क्या बच गया K और फाई, यानी जो आई है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, वो जो कुंडली है कुंडली में विक्षेप के क्या है अनुक्रमानुपाती। यही चीज़ हमें क्या करनी थी सिद्ध करके दिखानी थी। यहाँ पे लिखा है अतः धारामापी में प्रवाहित धारा निलंबित पत्ती में ऐंठन या विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, इसके बाद इसी में हमसे कहा है अगला क्वेश्चन कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे, तो देखते हैं। तो लिखा धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को सीधे वोल्ट में मापा जाता है। यानी वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से तुम किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर से डायरेक्ट वोल्ट में माप सकते हो। इसे परिपथ के बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये बहुत खास है, ये पूछा जाता है कि वोल्टमीटर को यदि हमें विभवांतर मापने के लिए यूज करना है तो हम किस क्रम में जोड़ते हैं, तो वोल्टमीटर को जोड़ते हैं हम समांतर क्रम में, और जो एमीटर है एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, फिर लिखा ऐसा करने से क्या होता है भाई, ऐसा करने से कुछ धारा वोल्टमीटर से होकर भी गुजरती है। ठीक है, अतः इन बिंदुओं के बीच विभवांतर वही होता है जो उसके सिरों के बीच उत्पन्न होते हैं। यानी जिन बिंदुओं के बीच में आपने वोल्टमीटर लगाया है तो उसमें से क्या होता है, वोल्टमीटर को समांतर लगाने में से तो वोल्टमीटर की कुंडली में से भी कुछ वैद्युत धारा प्रवाहित होकर जाती है। ठीक है, इससे आपने जिन दो बिंदुओं के बीच में लगाया है वोल्टमीटर, जो पाठ्यांक वोल्टमीटर का होगा वही उन दो सिरों के बीच के क्या होगा, विभवांतर के बराबर होगा। इसके बाद क्या लिखा है इसमें, चूँकि वोल्टमीटर की कुंडली का भी कुछ
परिमित प्रतिरोधकता, यानी जब वोल्टमीटर में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसका भी खुद का क्या होगा, कुछ प्रतिरोध होगा, जिससे विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी। तो इसका मतलब वो सही माप हमें नहीं देने का, ठीक है। अतः इसे परिपथ के उन दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ने पर विभवांतर का मान वास्तविक मान से बदल जाता है, ठीक है। बोला सही वैल्यू नहीं देने का। तो फिर क्या लिखा है, यदि हमें एक अच्छा वोल्टमीटर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर लिखा एक अच्छा वोल्टमीटर बनाने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ऐसा करने से धारामापी एक अच्छे वोल्टमीटर में बदल जाती है। यानी हम क्या करेंगे, जो आपका गैल्वेनोमीटर है, देख लो चित्र में, जो ये गैल्वेनोमीटर है इसके साथ हमने क्या करा, एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। और इसे बिंदु ए व बिंदु बी के बीच में जोड़ दिया विभवांतर मापने के लिए। तो जब आप गैल्वेनोमीटर के साथ यानी धारा मापी के साथ एक उच्च प्रतिरोध जोड़ते हो तब ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम बन जाता है वोल्ट मीटर, ठीक है। ये हमसे पूछा था ऐसा कैसे बदलेंगे वोल्ट मीटर में, ठीक है। अब यदि इसका ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो आपने प्रतिरोध जोड़ा है, ये जो आपने प्रतिरोध जोड़ा है इसका वैल्यू कैसे निकल लेंगे भाई, ये जो आपने प्रतिरोध जोड़ा इसका वैल्यू कैसे निकल लेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारा क्या होगा फॉर्मूला, इसमें लिखा है अतः संयोजन की सिरों के बीच विभवांतर। तो देखिए विभवांतर का फॉर्मूला तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर, ठीक है। V बराबर क्या होता है आई आर। तो देखिए इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने एक तो ये जोड़ रखा धारामापी, एक जोड़ दिया प्रतिरोध। तो धारामापी का प्रतिरोध है वो क्या मान लिया हमने G, और जो प्रतिरोध है उसका वैल्यू क्या मान लिया R, और इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही IG। तो फॉर्मूला क्या होगा V बराबर I इंटू आर, यानी I कौन सी है आपकी IG, और टोटल ये कैसे जुड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है R1 प्लस R2 यानी G प्लस R। तो टोटल प्रतिरोध क्या हो गया G प्लस R। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू निकालना है। तो R का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, ये जो G है इसे इसके बेस में पहुँचा दिया V के, तो यहाँ हो गया V अपॉन IG, और यहाँ क्या बच गया कैपिटल G प्लस कैपिटल R। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है R का, तो ये जो G है इसे इधर पहुँचा देंगे हम माइनस में, ठीक है। यानी आ जाएगा आपका V अपॉन IG, और माइनस यहाँ पे क्या है भाई, माइनस यहाँ पे आपका G, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कैपिटल G। तो यानी हमें जो प्रतिरोध पूछेंगे कि प्रतिरोध हम कितना जोड़ेंगे, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होगा आपका R बराबर V अपॉन IG माइनस क्या होगा कैपिटल G, और कैपिटल G क्या है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा ओम, ठीक है। अभी हमने अनसोल्ड नंबर 3 2019 का सेट नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब इसमें हमने 3 सेट अपने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद से जो हमारा सेट चलेगा 2019 का सेट नंबर 4। तो 2019 में टोटल हमारे कितने सेट है, 7 सेट है। 7 सेट में से हमने 3 सेट पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा सेट नंबर चलेगा 4, और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको अब देखिए ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो इन सेटों में ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं। जो गोल्सकीपर में आपने पढ़ा होगा पहले या दूसरे सेट में गोल्सकीपर में फिर से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सब बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब जब आगे आप 2020 का पढ़ोगे उसमें भी ये चीज़ें रिपीट होगी, ठीक है। तो इन्हें हम आपको करवाओगे सारी चीज़, ठीक है। ऐसी बात नहीं हम कुछ नहीं करवाने की, आपको सारी चीज़ें फिर दोबारा से हम एक बार रिवाइज करवा देंगे। और आपको क्या करना है, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से इन्हें याद करना है। ऐसे नहीं भाई अनसोल्ड देख लिया छोड़ दिया, तो देखने से कुछ फ़ायदा नहीं लगने वाला। इन्हें आपको कर करके खुद से भी देखना है। जब आप में नहीं होता तब आपको ये अच्छे से समझना है, देखना है। और फिर भी यदि आपकी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछें, हम आपको अगले वीडियो में अगले लेक्चर में उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देंगे, ठीक है। आज के लिए समय इतना ही, और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।